हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे द लास्ट ऑफ अस सीरीज की। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपका सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो मैं एंड तक आपका मन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में हमें 1968 दिखाया जाता है, जहाँ एक डॉक्टर एक इंटरव्यू के दौरान फंगस पैरासाइट के बारे में बता रहे थे, जो कि इंसानों में जिंदा नहीं रह सकता है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए 94 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन वो कुछ इंसेक्ट में जिंदा रह सकता है, लाइक आंट। वो सबसे पहले उनके माइंड पे कंट्रोल करता है, जिससे वो उन्हें और आंट के पास लेकर जाता है और उन आंट को भी हो जाता है। और गाइस, सबसे अमेजिंग बात ये है, ये कोई साइंस फिक्शनल थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी रियल है। ये सारी चीजें मैक्सिको के एक जंगल में पाई गई हैं। तो सीरीज इस पे डिपेंड है, अगर फंगस पैरासाइट ग्लोबल वार्मिंग या म्यूटेट होने की वजह से इंसानों में हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा। और यही बात वो डॉक्टर उन लोगों से कहता है। अगला सीन सितंबर 26, 2003 में शिफ्ट होता है। सिंगल फादर जॉय मिलर अपनी बेटी और भाई के साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जॉय का बर्थडे होने की वजह से उसकी बेटी सैरा ने उसके लिए पैनकेक्स बनाए थे। ब्रेकफास्ट के दौरान जॉय का भाई टॉमी उसे बताता है उन्हें आज ज्यादा काम होने की वजह से ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सुनकर सैरा का मूड ऑफ हो जाता है। वो चाहती थी उसके बर्थडे के दिन वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके, तो इसलिए जॉय उससे कहता है वो शाम को आते समय केक ले आएगा। तभी वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले सैरा ने अपने पिता की एक पुरानी खराब वॉच और कुछ पैसों को ले लिया था। तभी जॉय उससे स्कूल छोड़ने जाता है। सैरा स्कूल को खत्म करने के बाद में नासिर की दुकान पर वॉच ठीक कराने पहुंच जाती है। जब नासिर उस वॉच को ठीक कर रहा था तो उसकी बीवी ने आकर दुकान को बंद करने को कहा और सैरा से अपने घर जाने को कहा, लेकिन इतनी देर में नासिर ने वॉच को ठीक कर दिया। तो सैरा वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसे दिखता है आसमान में बहुत सारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उड़ रहे थे, जिसके बाद में वो अपने नेवर के पास में चली जाती है। वो कुछ टाइम उन लोगों के साथ बिताती है और फिर अपने घर चली जाती है क्योंकि जोएल आ गया था, लेकिन वो केक लाना भूल गया था, जिससे सैरा का मूड खराब हो गया। लेकिन उसने उस बात को भूलकर जॉय को उसकी वॉच दी और फिर वो उसके साथ में मूवी देखते हुए सो गई। तभी जॉय के पास में टॉमी की कॉल आई। उसने बताया बार में फाइट होने की वजह से उसे पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है और फ्राइडे नाइट होने की वजह से अगर जॉय ने उसे अभी नहीं छुड़ाया तो टॉमी को मंडे तक जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए जॉय सैरा को सुलाकर टॉमी को छुड़ाने चला जाता है। तभी कुछ टाइम बाद हेलीकॉप्टर की आवाज से सैरा की आंख खुल गई तो उसने देखा उसके पड़ोसी का डॉग उसके घर पर था, इसलिए वो उस डॉग को अपने पड़ोसी के घर वापस छोड़ने जाने लगी। लेकिन वो डॉग डर कर वहाँ से भाग गया। तो सैरा को पड़ोसी के घर में कुछ अजीब सा लगा, जहाँ नैना नाम की ओल्ड लेडी ने घर में सबको मार दिया था और उसके मुंह में कुछ अजीब सा था। वो सैरा को देखकर सैरा पे भी अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन सैरा किसी तरह से घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे जॉय और टॉमी मिल गए। जॉय और टॉमी ने नैना को मार दिया और सैरा को ट्रक में बैठाकर शहर से बाहर जाने लगे। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। उन्हें बस इतना पता था पास के शहर में एक फंगस पैरासाइट वायरस फैल गया है, जिससे लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब वो लोग मेन रोड पर पहुंचते हैं तो वहाँ टेक्सास शहर के आधे लोग भी शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वहाँ जाम लग गया था और वो कच्चे रास्ते से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ आर्मी ने बैरिकेड लगाकर उसे बंद कर दिया था। तो टॉमी सिटी के अंदर से जाते हुए बैरिकेड को पार करना चाहता था, लेकिन टाउन के अंदर घुसते ही इन्फेक्टेड लोगों से भागते हुए लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। टॉमी किसी तरह शहर के अंदर आ गया, लेकिन तभी वहाँ एक प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन के मलबे से उनकी गाड़ी पलट गई और इस एक्सीडेंट होने की वजह से सैरा के पैर में चोट लग गई और टॉमी भी उनसे अलग हो गया। तो टॉमी ने उनसे कहा वो किसी तरह टाउन से निकलकर उनसे नदी के किनारे पे मिलेगा। जो सैरा को गोद में उठाकर टाउन से बाहर चला गया, जहाँ उन्हें रास्ते में एक सोल्जर ने रोक लिया। उसने जोएल के बारे में अपने सीनियर को बताया तो उसे उन दोनों को मारने का ऑर्डर मिला, जिससे वो भी काफी हैरान था। दरअसल में गवर्नमेंट और आर्मी का ये प्लान था, जिस शहर में भी वायरस फैल गया है वो उस पूरे शहर को मारने वाले थे। तो वो सोल्जर उन पर शूट करता है, जिससे जॉय बच जाता है, लेकिन सैरा बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो सोल्जर दोबारा से जॉय पर शूट करने वाला ही था कि टॉमी ने आकर उस सोल्जर को मार दिया। तभी जोएल सैरा को अपनी गोदी में ले लेता है और रोने लगता है, जिसके कुछ सेकंड बाद सैरा की सांसें रुक जाती हैं। जिसके बाद हमें
20 साल बाद यानी कि 2023 प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा चलते हुए बोस्टन क्वारंटाइन जोन तक पहुंच जाता है। तो एक सोल्जर उस बच्चे को ले जाकर ECB डिवाइस से उसका चेकअप करता है, जिससे उन्हें पता लगता है ये बच्चा इन्फेक्टेड है। तो वो उस बच्चे से झूठ बोलकर उसे एक इंजेक्शन लगाकर मार देते हैं। तभी हमें दिखाते हैं जोल अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ में मिलकर इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी को जला रहा था। सैरा को खोने के 20 साल बाद जोल बिल्कुल इमोशनलेस हो गया था। वो उस बच्चे की बॉडी को बिना किसी रिग्रेट के उठाकर आग में फेंक देता है। जोल और टेस क्वारंटाइन जोन में ऐसे काम करके गुजारा करते थे, पर साइड से वो दोनों इलीगल काम भी करते थे। क्वारंटाइन जोन में खाने पीने के लिए इन लोगों को कार्ड मिलते थे। इस क्वारंटाइन जोन को फेडरा नाम की आर्मी ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, क्योंकि जब वायरस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी ने लोगों को मारा तब सारी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हो गई। अब दुनिया पे आर्मी का कब्जा है, जो कि बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं था। वैसे क्वारंटाइन जोन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था, और अगर आप फेडरा के सारे रूल के हिसाब से चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने क्वारंटाइन जोन के बाहर से स्मगलिंग की या फिर फायर फ्लाइज के साथ दिया तो वो सीधे तुम्हें मार देंगे। फायर फ्लाइज ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वायरस की वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रही थी और दुनिया को फिर से डेमोक्रेटिक बनाना चाहती थी। तभी हमें जोल को दिखाते हैं, वो एक करप्ट ऑफिसर ली के साथ में हाइड्रो पेन किलर की डील कर रहा था। वहाँ रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि पिल देने के बाद में जोल ने ली से खाली पैकेट वापस ले लिया। जोल ने ली से एक ट्रक मांगा था जिसके अंदर बैटरी नहीं थी। ली ने जोल को वार्निंग दी वो फेडरा के दुश्मन ग्रुप फायरफ्लाई से बच कर रहे, क्योंकि आजकल उनके हमले काफी बढ़ गए थे। जोल जिस बैटरी की तलाश में था वो रॉबर्ट ने किसी और को बेच दी थी। रॉबर्ट के आदमियों ने रॉबर्ट को बिना बताए इस मैटर को रफा दफा करने के लिए टेस की धुलाई कर दी थी। टेस की हालत देखकर रॉबर्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर जोल को पता लगा रॉबर्ट ने जोल को धोखा दिया है और टेस की ये हालत कर दी तो वो रॉबर्ट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन टेस ने रॉबर्ट को समझाया वो जोल को समझा लेगी, और वैसे भी रॉबर्ट के पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो वो टेस को छोड़ नहीं जा रहा था कि वहाँ एक धमाका हुआ जिसमें रॉबर्ट का एक आदमी मर गया। वो धमाका फायरफ्लाई ने किया था, इसलिए बाहर फायरफ्लाई और फेडरा के बीच लड़ाई चल रही थी, जहाँ टेस को फेडरा के सोल्जर घेर लेते हैं। लेकिन टेस उन्हें किसी तरह समझा देती है वो फायरफ्लाई नहीं है। तभी हमें फायरफ्लाई के लोगों को दिखाते हैं। वो लोग एक छोटी सी लड़की को किडनैप कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लड़की ने उन लोगों को अपना नाम वेरोनिका बताया था। वो उनसे कह रही थी फेडरा के लोग उसे ढूंढते हुए किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं। इधर जोल को एक रेडियो ऑपरेटर से पता लगता है टॉमी पिछले 3 हफ्ते से गायब है। यूजुअली टॉमी जोल को एक दिन के अंदर ही अपना अपडेट कर देता था, लेकिन इस बार उसने नहीं किया था। रेडियो ऑपरेटर के मना करने के बाद भी जोल टॉमी को बाहर जाकर ढूंढने का डिसीजन लेता है। टॉमी वूमिंग की टावर गया हुआ था, जिसका रास्ता काफी खतरनाक था, तो जोल के कहने पर रेडियो ऑपरेटर ने टॉमी की लोकेशन उसे बता दी। अगले सुबह टेस ने जोल को सब कुछ बता दिया, और जैसा कि रॉबर्ट को लग रहा था वैसे ही जोल रॉबर्ट की बाट लगाने वाला था, लेकिन टेस ने उसे किसी तरह समझा लिया, क्योंकि इस टाइम बैटरी उनके लिए ज्यादा जरूरी थी। बिना बैटरी के जोल टॉमी को भी नहीं ढूंढ सकता था, तो इसलिए वो दोनों रॉबर्ट के नए खरीदारों से बैटरी चुराने का प्लान बनाते हैं। इधर फायरफ्लाई के लोगों के बीच में हमलों की वजह से बहस चल रही थी। वो सारे के सारे लोग हमलों से खुश नहीं थे, लेकिन उनकी लोकल लीडर मर्लिन उन्हें समझाते हुए कहती है उनका मिशन दुनिया में अमन, शांति और डेमोक्रेसी लाना है, जिसके लिए उन्हें फेडरा से लड़ाई लड़ते रहना होगी। वो लोग उनसे बहुत सालों से लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब उनके पास में वेरोनिका थी। मर्लिन ने अपने एक साथी को नोट देते हुए बताया वेरोनिका फायरफ्लाई का मिशन कंप्लीट करने में उनकी मदद करेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें वेरोनिका को जल्द से जल्द वॉस्टन के बाहर वेस्ट की ओर ले जाना होगा। इधर टेस को एक खबरी के थ्रू बैटरी की डील वाली लोकेशन पता लग गई थी, और मर्लिन ने वेरोनिका को आजाद कर दिया था। मर्लिन को ये भी पता था वेरोनिका उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम एली है। मर्लिन ने एली को बचपन में फेडरा के एक स्कूल में भर्ती करवाया था ताकि एली सेफ रह सके, क्योंकि एली काफी स्पेशल है। वो इन्फेक्टेड थी, मतलब उसके इन्फेक्टेड इंसान ने काटा था, लेकिन उस पे फंगस वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ था। उसे इन्फेक्ट हुए भी कई हफ्ते हो गए थे, पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। तभी हमें जोल और टेस को दिखाते हैं। वो लोग अंडरग्राउंड सबवे से होते हुए उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं जिसमें डील होने वाली थी, लेकिन वहाँ की बॉडीज को देखकर उन्हें पता लगता है रॉबर्ट की गैंग और फायरफ्लाइज के बीच में काफी खतरनाक फायरिंग हुई है, जिसमें काफी फायरफ्लाइज और रॉबर्ट अपनी गैंग के साथ मर गया, और वो दोनों जिस बैटरी की तलाश में आए थे उसकी हालत खराब थी।
थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। वहाँ पर मर्लिन भी थी जो कि काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इससे पहले जोल उससे कुछ बात कर पाता, एली उस पे स्विच ब्लेड से हमला कर देती है, लेकिन जोल उस ब्लेड को छीनकर उस पर बंदूक तान देता है। तभी हमें पता चलता है जोल और मर्लिन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मर्लिन ने उन दोनों को एक ऑफर दिया, वो दोनों एली को स्टेट हाउस तक पहुंचा देते तो वहां के फायरफ्लाई उन्हें बहुत सारे हथियार और ट्रक्स बैटरी के साथ में देंगे। तो इसलिए टेस और जोल मान गए। फिर वो दोनों एली को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो उसे बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो उसे बिल और फ्रैंक के टाउन में ले जाने वाले थे और आगे की प्लानिंग वो वहीं जाकर करते। जोल के रूम से एली को पता लगता है ये लोग रेडियो से म्यूजिक के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। जब रेडियो पे 60 के गाने बज रहे होते हैं मतलब कोई मैसेज नहीं है, और 70 के गाने बज रहे होते हैं मतलब नया काम आने वाला है, और 80s के बज रहे होते हैं तो मतलब खतरा है। एली जोल से बात कर रही होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर सो जाता है। जहां हमें जोल के हाथ में वही वॉच दिखती है जो अब से 20 साल पहले सहरा ने उसे ठीक करा कर दी थी। वो उसे अभी भी बांध रहा था। आधी रात होते ही जोल और टेस एली को लेकर जोन से बाहर चले जाते हैं। एली पहली बार जोन के बाहर आई थी। थोड़ा आगे जाते ही एक सोल्जर उन्हें पकड़ लेता है। वो सोल्जर कोई और नहीं था, जोल का पेन किलर कस्टमर ली था। वो जोल को काफी अच्छे से जानता था, लेकिन उसके बाद भी ली उसे इतना बड़ा कानून नहीं तोड़ने देने वाला था। जोल के काफी समझाने के बावजूद भी ली उन तीनों को घुटने के बल बैठालकर चेक करने लगता है। जैसे ही एली का नंबर आता है तो वो अपने स्विच ब्लेड से ली पर हमला कर देती है। तो एली की इस हरकत की वजह से ली ने उस पर गन तान दी। ये सीन देखकर जोल को 20 साल पहले का सीन याद आ गया, मतलब सहरा की मौत वाली रात याद आ गई, जिस वजह से जोल बेकाबू होकर ली को नीचे गिरा देता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। ये देखकर एली भी हैरान हो गई, क्योंकि उसने अभी तक एब्जॉर्ब किया था जोल एक बहुत कंट्रोल वाला और इमोशनलेस इंसान है। तभी टेस की नजर वायरस स्कैनर पर पड़ती है, जिससे पता लगता है एली इन्फेक्टेड है। तो एली फौरन ही उन्हें अपने हाथ के जख्म दिखाती है और बताती है ये जख्म उसके 3 हफ्तों से हैं, लेकिन उस पर फंगस पैरासाइट का कोई भी असर नहीं होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है जिससे उसकी बॉडी वायरस के लिए इम्यून है। तो वो ली की गन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी एपिसोड के एंड के सीन में हमें दिखाते हैं जोल के रेडियो पर 80s का गाना बज रहा था। सो गाइस, इसके सेकंड एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन गाइस, उस वीडियो में जाने से पहले अगर आपका मन चेंज हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसी लगी।